गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, एक बार कंफर्म कर देंगे सब कोई ऑडियो क्लियर है ना? ऑडियो क्लियर है या नहीं, एक बार सारे को कंफर्म कर देंगे। लाइटनिंग प्रॉब्लम। अच्छा, 1 सेकेंड। नो प्रॉब्लम। चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, सारे कोई अंत तक रहिएगा। बस नेटवर्क का अगर इश्यूज नहीं हुआ तो क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। अगर नेटवर्क इश्यूज हुआ तो क्षमा चाहेंगे, बीच से कट भी हो जाता है कभी कभी हमारा, क्योंकि यहाँ पे अभी केबल वर्किंग चल रहा है। सो थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज का सेशन आपको पता है, उसने कहा था जो चैप्टर 2 है आपके गद्य खंड का, वो आज हम लोग करेंगे। और चूंकि पता ही है आप लोगों की बहुत बच्चे तो इसकी स्टोरी पढ़ चुके हैं, और ऑलरेडी मैं क्वेश्चन आंसर में लगभग बिहाफ स्टोरी बता भी चुके हैं कि इसमें मेन मोटो क्या है इसका, है ना। तो ये हम लोग कर चुके हैं। तो वैसे भी आज लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन, बहुत ही मज़ेदार, मतलब कि रोचक कहानियां हैं इनमें। कर्म प्रधान कहानी है, कर्म की क्या मतलब वैल्यूएशन है, वो चीज़ देखने को मिलेगा इसके अंदर। सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि आ जाओ, सबको ही आ जाओ। बिल्कुल चैट में आप लोग बेकार की बातें ना करेंगे। हाथ जोड़ता हूं, सबसे हाथ जोड़ता हूं कि आप लोग चैट में बेकार की बातें ना कीजिएगा भाइयों और बहनों। प्लीज़ यहाँ की अनुशासन की मर्यादा को बनाए रखें। हम सब एक फैमिली की तरह हैं। वर्ड पे कंट्रोल रखिएगा आप लोग। और प्लस में यहाँ पे फोकस करते हैं कहानी। उसने कहा था, एक कहानी है जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस पाठ के लेखक है, और इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को, और 12 सितंबर 1922 को इनका निधन हो गया था। तो सबसे पहले गुलेरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही बड़े महान लेखक रहे। पता है, मैं इसलिए इनको मतलब अभी के बात में अगर कहूँ तो उसने कहा था जो शीर्षक होता है, जैसे कल के टॉपिक में हम लोग पढ़े थे संक्षेपण, तो संक्षेपण ही बड़ा अपने आप में जबरदस्त टॉपिक हुआ करता है। क्योंकि टाइटल बनाना बड़ी ही मतलब, अगर आप टाइटल बनाना सीख जाते हो, आपको एक ऑब्जर्वेशन मिल जाता है कि हाँ टाइटल से ही बहुत कुछ पता चल जाता है। तो उसने कहा था जो कहानी थी ना, मतलब एक वास्तविक घटना है, और इसको इन्होंने लिखा, और इस पे कई सारी मूवीज भी बनी, कई सारे फिल्में भी बनाए गए हैं इस पे। किस पे? उसने कहा था पे। सोचो कि मील का पत्थर नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? मील का पत्थर। अगर आपसे पूछा जाए कि किस कहानी को मील का पत्थर कहा जाता है तो क्या लिखोगे? उसने कहा था। प्लीज फटाफट लाइव चैट में आप सब लिख दो कि मील का पत्थर किसको कहा जाता है? उसने कहा था। किसको? उसने कहा था। फटाफट से गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, नहीं दिख रहा है सर? दिखाई दे रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? उसने कहा था, वेरी गुड। किसको? उसने कहा था को मील का पत्थर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही रोचक कहानियां हैं इसके अंदर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मजेदार कहानी है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और इससे पहले आपको एक चीज बता दो कि उसने कहा था टॉपिक, जब तक आप फुल चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो उसने कहा था का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। वैसे मैं बता देता हूं कि उसने कहा था का मतलब क्या है। ये जो नायक है ना, इसके अंदर कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं कहानी में, इस उसने कहा था में जिन्होंने रोल अपना एक्ट किया, उनका नाम है लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, अतर सिंह, महा सिंह, वजीरा सिंह एंड लप्टन साहब। तो इन लोगों की चर्चा होगी इसमें। मतलब ये कहानी के पात्र है, मतलब यही लोग एक्ट कर रहे हैं। और सिंपल सा चीज है कि नायक अगर हम बात करते हैं, एक्टर मेन अगर हम बात करते हैं, हीरो का है, तो वो है लहना सिंह। और लहना सिंह, और यहाँ पे है सूबेदार हजारा सिंह, और इनकी पत्नी है सूबेदारनी। सूबेदारनी यहाँ पे दिख रहा है ना, सूबेदार है तो सूबेदारनी। और वैसे भी सिंपल सा चीज है कि हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि अगर हस्बैंड दरोगा हो तो उनकी क्या बोलते हैं, बीबी को दरोगाइन कह देते हैं लोग। कलेक्टर हैं तो कलेक्टराइन हो जाते हैं, टीचर जी हैं तो फिर मैडम जी। तो वैसे ही सूबेदार तो सूबेदारनी, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। और होता ही ऐसा है कि लहना सिंह को इनके साथ कुछ ना कुछ वो चलता था पहले ही, आपको पता होना चाहिए सब चीज़। इसको बस इसी वे में पढ़ाई करना है, गलत वे में मत समझना है, ठीक है ना। और चैट की मर्यादा को आप लोग बनाए रखिएगा, ठीक है।
क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप लोग वो कर लो, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लो, क्वालिटी बढ़ा लो, हमारे ख्याल से क्लियर दिखाई देने लगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हो गया ना क्लियर? क्लियर हुआ? हाँ अब क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो उसने कहा था, लहना सिंह अंततः जा करके कहेंगे कुछ ऐसी बात कि उसने कहा था, उसने कहा था। लहना सिंह किसको कहेंगे? सूबेदारनी को लेकर के कहे थे। किसने कहा था भाई? तो उसने कहा था। तो लहना सिंह सूबेदारनी की बातों को किसी से कहेंगे, लहना सिंह सूबेदारनी की बातों को किसी से कहेंगे, तो वो फाइनली उसने कहा था शीर्षक का चर्चा हो जाएगा। उसने कहा था, और मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल घबराइए नहीं, रिलैक्स रहिए, ये चैप्टर बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे, बस नेटवर्क साथ दे दे तो। देखिए अतर सिंह क्या थे? ये लड़की के मामा थे, लड़की के मामा, हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है ना, लड़की के मामा। और ये महासिंह क्या थे? सिपाही। और ये भी क्या थे? सिपाही। बाकी की चीजें हम लोग पढ़ते हैं आगे की तरफ, तो हम लोग को क्लियर होते चला जाएगा, बिल्कुल घबराइएगा मत आप लोग, ठीक है ना। पता नहीं नेट वाले को पता नहीं क्या हो जाता है हम लोग से, प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए उसने कहा था, शुरू करते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए, उनमें हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू कट वालों की बोली का मरहम लगावे। देखिए ऐसा कहा जाता है कि बहुत बड़ा बड़ा जो शहर होता है ना, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होता है, बाजार वगैरह होती है, तो इक्का गाड़ी वाले होते हैं ना, वो घोड़े को कोड़ा से मारते हैं। कोड़ा मतलब समझते हैं ना, चाबुक बोलते हैं, वो लिए होते हैं, एक लकड़ी होता है और उसमें वो बांधे रहते हैं और ऐसे ऐसे मारते हैं ना, है चल इधर चल, ऐसे करते हैं ना। तो होता क्या कि जब बहुत भीड़ रहता है बाजार में, तो इक्के वालों की जबान थोड़ा बड़ी गड़बड़ चलती है। अदर बाजार की बात करें, अदर शहर की बात करें, तो इक्के वालों का जो जबान है ना, बड़ा ही गलत सलत निकल जाता है, दिखाई नहीं देता है, अंधा हो गया है, ये सब बोल के सड़क पे आ जाता है, मतलब पब्लिक को जो रोड पे चलता है ना, या फिर ऐसे करके वो बोलते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि अमृतसर के इक्के वालों को ऐसे मत बोलना, अमृतसर के बंबू कट वालों की बोली का मरहम लगाओ। भाई अमृतसर के जो इक्के वाले हैं ना, ऐसे नहीं बोलते हैं, वो खराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे चलिए। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इक्के वाली कभी घोड़ी की नानी से अपना निकट संबंध नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदल की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चित कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि इक्के वाले लेकर के जा रहे होते हैं और बड़ी कभी कभी बोल देते हैं तेरी नानी का, ऐसा कुछ हो जाता है ना, ऐसे बोल करके निकल जाते हैं। या फिर क्या होता है ना कि वो जो पहिया होता है वो किसी पब्लिक के अंगूठा वगैरह पे, पोर का मतलब होता है उंगली और अंगूठा का जोड़, उस पे चढ़ा देते हैं, उस पे चढ़ा देते हैं, अब इक्का वाला पास कर गया होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता है, इक्का वाला निकल गया होता है। तो ये अदर शहर की बात है कि ऐसे ऐसे शब्द जबान बोल करके वो निकल जाते हैं। पर यही अमृतसर के बारे में खास करके लेखक कह रहे हैं कि अमृतसर के इक्के वालों को ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। अब देखिए, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले का मतलब गाड़ी वाले, लड्ढी वाले का मतलब क्या होता है, गाड़ी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा करते हुए सफेद फेटो खच्चरों और बत्तकों, गन्ने और खुमचे और भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं। मतलब कि अमृतसर के जो इक्के वाले होते हैं, अमृतसर के जो इक्के चलाने वाले होते हैं ना, वो बड़ी ही अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हटो भाई जी, बच्चों भाइयों, बच्चों खालसा जी, हटो, आने दो लाला जी, मतलब प्यार सूचक शब्द बोल करके। ऐसा नहीं कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, अंधा हो गया है, रोड पे चलता है, वो करता है, मतलब कि बेकार रोष वाली आवाजें नहीं बोलते हैं ये, ठीक है ना। चौक चेंज कीजिए, तो चौक नहीं है, ये तो मार्कर है, दिक्कत हो रहा है ना। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ लिखना नहीं है, हमारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, अब आगे क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं इक्के वाले ने अमृतसर के। अब देखिए, क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। जी और साहब कह करके वो बोलते हैं, और जी और साहब जब कह दिया जाए तो बिल्कुल हट जाना पड़ेगा आपको, किसी को भी।
यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। ऐसा नहीं है कि अमृतसर के इक्के वाले बोलते ही नहीं है, बोलते हैं पर मीठी शब्दों के साथ वार करते हैं। हटो भाई जी, हटो खालसा जी, हटो बाछो, ऐसे कच करके मतलब वो निकल जाता है। हटो बाछा, सफेद फेट, बाछा का मतलब वो लड़का को बोलते हैं। यह बात नहीं कि उनकी जीभ नहीं चलती है, जीभ चलती है भैया, जीभ चलती है इक्के वालों की, पर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा जी, क्या कहिएगा, बफरिंग हो रहा है सर जी। यहां तो सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा आप लोग अपना रिफ्रेश कर लीजिएगा। चलती है पर मीठी छुरी की तरह, स्वीट पॉइजन की तरह चलती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती। देखना सड़क पर लीक लगा होता है, व्हाइट का जो लगा होता है ना, वो निशान लगा होता है कि मतलब गाड़ियों के लिए होता है, उसके साइड में पैदल वाले यात्री चलते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता था कि यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। जब वो नहीं हटती थी लीक से, लीक पे इक्का वाला आ रहा है, इक्का वाला गाड़ी लेकर के अपना जा रहा है बेचारा, और आगे कोई बुढ़िया है लीक से, लीक मतलब वो रास्ता बना होता है ना पैदल चलने के लिए, वहां से अगर नहीं हटती है तो देखो इक्के वाले कैसे बोलते हैं, कहते हैं हट जा जीड़े जोगिए, हट जा कर्मा वालिए। जीड़े जोगिए मतलब जीने वाले, जीड़े जोगिए मतलब क्या होता है, जीने वाले। हट जा कर्मा वालिए, कर्मा वालिए का मतलब भाग्य वाले, किस्मत वाले। बात समझ में आया? कहते हैं अरे हट जा कर्मा वालिए, हट जा जीड़े वालिए, मतलब जीने वाले, हट जाओ, हट जाओ कर्म वाली, हट जा पुत्ता प्यारिये। पुत्ता प्यारिये मतलब पुत्रों की प्यारी, मतलब किसी बेटे की माँ ही तो होगी ना, तो वो कहते हैं कि हट जा भाई, हट जा, बच जा लंबी वाली, लंबी उम्र वाली, अभी तो लंबी उम्र है तेरी, हट जा भैया। अगर ये की गाड़ी वाली से चोट लग गई तो पैर हाथ टूट जाएंगे कहीं, फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। इक्के वाले कह देते हैं उन बुढ़ियों को। ऐसे बंबू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। देखिए अब शुरू हुआ कहानी। ऐसे ही इक्को वालों की गाड़ियों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। कहां पे? चौक की एक दुकान पर आ मिले। अच्छा 1 सेकेंड, मैं यहां पे थोड़ा सा देख लेता हूं कि नेटवर्क का इशू ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो अब हम बहुत नजदीक आ गए होंगे, आ गए ना? अब कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख है। उनके बाल जो बनावटी मतलब बनाए हो गए थे, वो जिस तरह से बाल को अपना सजाए हुए थे, वो कुछ इस तरह से लग रहा था कि वो सिख थे। क्या थे? सिख थे। वैसे भी उन लोग का वो पहचान में आ जाता है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। लहना सिंह लड़का है, अभी तो मैं खैर नहीं बताएंगे कौन है क्या है, वो खुद धीरे धीरे कहानियां आती रहेगी, आपको पता भी होगा। और जरूर कहता हूं ना दम विश्वास के साथ कि अगर आप ये कहानी सुन लेते हो तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, प्रॉमिस हमारा। बस शांति से पढ़ाई करोगे तो। अब देखो लगे हुए सब चैट में बेकार की, ओह क्या यार, कब समझोगे आप लोग। अब देखो कहते हैं वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया, रसोई के लिए ये बढ़िया लेने आई थी। और वो क्या लेने आया था? दही। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। दुकानदार एगो परदेसी भैया बाहरी से कोई आए थे, उन्हीं के साथ लगे हुए थे, गूंथ रहा था मतलब लगे हुए थे। तब तक इन दोनों की बातचीत हो रही है, तब तक इन दोनों की बातचीत हो रही है कि तेरे घर कहाँ है। शुरू हो गए जी। कौन? कोई है। कौन? कोई है। सुनिएगा आगे चर्चा होगा। तेरे घर कहाँ है? कहती है मगरे में। और तेरे? पूछती है। पहले लड़का बोला कि तेरे घर कहाँ है, तो कहती है मगरे में। और तेरे? लड़की पूछ रही है माझे में। लड़का बताया कि मेरा घर कहाँ है? माझे में। यहां कहाँ रहती है? पूछ रहा है लड़का। अपना पहले जवाब दिया क्योंकि लड़की पूछी थी कि आप कहाँ रहते हो भाई, तो वो कहते हैं कि हम तो माझे में रहते हैं, पर यहां कहाँ रहती है? तो कहती अत्तर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। लड़की बताती है कि अत्तर सिंह जो थे ना, वे हमारे क्या होते हैं? मामा होते हैं। लड़की के मामा थे, मैं वहीं पे रहती हूँ। तो लहना सिंह का जवाब होता है, ये लहना सिंह है। कौन? लहना सिंह। मैं बता ही देता हूँ। लहना सिंह का जवाब है कि मैं भी तो मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। देखो एक क्वेश्चन बना कि लहना सिंह के मामा का घर कहाँ पे है, क्या जवाब लगाओगे?
गुरु बाजार में। कहां पे? गुरु बाजार में। लड़का, लड़का मतलब कि लहना सिंह माझे में, और लड़की कहां? मगरे में। समझ में आया? इतने में दुकानदार निपटा। सारे कोई चैट में लिखो। हाँ, गुरु बाजार, वेरी गुड। गुरु बाजार में कौन थे भैया? मामा के घर थे उनके, लहना सिंह के मामा के घर कहां पे थे? गुरु बाजार में। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदे देने लगा। और दुकानदार उधर के मतलब कि जो भी दुकान क्या बोलते हैं, ग्राहक खड़े थे ना, उनको हटाने के बाद, उनको सामान देने के बाद फिर इन लोगों में इनको निपटा दिया। निपटाना मतलब कि सौदे वगैरह दे देना, दे दिया। सौदा देकर दोनों साथ चले। सौदा वो तो दे दिया था, पर ये दोनों लेकर के साथ चले। लहना सिंह और सूबेदारनी होती है, लहना सिंह और सूबेदारनी, ये लड़का लड़की दोनों साथ चलते हैं, ठीक है ना। दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा। जब कुछ दूर चले गए तो लड़कों ने एक स्माइल दिया। स्माइल के साथ पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? क्या पूछा? कि तेरी कुड़माई हो गई? क्वेश्चन मार्क। कुड़माई का अर्थ होता है सगाई। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? सगाई। कुड़माई का अर्थ क्या होता है भाइयों? सगाई। ध्यान रखिएगा, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? सगाई। अब यहां पे कहा जा रहा है कि तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत धत कह देती है। धत मतलब वो शर्मा करके बोल देती है। लड़का क्या पूछता है? कि तेरी कुड़माई हो गई। सवाल बनता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि लड़का बार बार लड़की से क्या पूछता था भाई? तो यही ने पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई, यही पूछ रहा था बार बार कि तेरी कुड़माई हो गई। तो लड़की का जवाब क्या होता था? धत धत कह करके दौड़ गई, और लड़का मुंह देखता ही रह गया। लड़की दौड़ के निकल गई और लड़का